नमस्ते बच्चों, हमने कक्षा 9वीं का इतिहास का 8वां पाठ उद्योग तथा व्यापार शुरू किया था। इसमें हमने भारत के कुछ प्रमुख उद्योगों के बारे में जानकारी ली थी, जिसमें हमने वस्त्र उद्योग है, रेशम उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, साइकिल उद्योग तथा कृषि उद्योगों के बारे में जानकारी ली थी। आज के लेक्चर में हम भारत सरकार की नीति ये देखेंगे, उद्योगों के बारे में किस तरह से बदलती गई इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखते हैं अपना पॉइंट, भारत सरकार की नीति। चौथी पंचवर्षीय योजना की नीति अवधि में कागज़ उद्योग, औषधीय उद्योग, मोटर उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग है, चमड़े की वस्तुएं हैं, वस्त्र उद्योग है, खाद्यान्न प्रक्रिया है, तेल, रंग, शक्कर, इन सब उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यानी चौथे पंचवार्षिक योजनाएं में इन उद्योगों को महत्व दिया गया था। किंतु देखिए 1970 के दशक में औद्योगिक अनुज्ञपित नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपयों से अधिक जिन उद्योगों में सरकार को निवेश करना लगेगा, तो 5 करोड़ से अधिक निवेश वाले जो उद्योग हैं, वो सभी उद्योग हैं वह सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित न रखते हुए ऐसे भारी उद्योगों को स्वतंत्र औद्योगिक संस्थानों को तथा विदेशी कंपनियों को देने का निश्चय किया गया। यानी क्या कि पहले जो उद्योग थे सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे जाते थे, किंतु अभी जो विदेशी कंपनियां हैं वो भी ऐसे उद्योगों में भारत में आकर निवेश कर सकती हैं, ऐसा निश्चय भारत सरकार ने किया है। और ये जो नीति अपनाई है, इसी नीति के अनुसार 1972 के अंत में सरकारी जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय होता है उद्योगों का, उसमें 3,18,000 लघु उद्योगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो इस तरह से सरकार ने अपनी नीति यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दी है। यानी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन को सरकार ने महत्व दिया है कि 5 करोड़ से अधिक जहाँ पर पूंजी लगाने की आवश्यकता है, ऐसे उद्योग अन्य क्षेत्रों के लिए निजी कंपनियों के लिए खुले कर दिए गए हैं। इसमें विदेशी कंपनियाँ भी आकर निवेश कर सकती है, ऐसा सरकार ने कहा है। तो हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से उद्योग थे। देखिए, खनिज संसाधन में देश के औद्योगिक विकास में लौह और पत्थर का कोयला, इन 2 खनिजों की उपलब्धता का बड़ा योगदान होता है। इसलिए हमारे देश में लौह, मैंगनीज, कोयला, खनिज तेल आदि का पर्याप्त भंडार पाया जाता है। तो इस तरह से ये एक अपना भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है, जिसमें सरकार और निजी कंपनियां भी निवेश कर रही हैं। वन संसाधन, ये मुद्दा देखेंगे हम। वन संसाधन पर आधारित जो उद्योग हैं, वो सरकार ने कुछ वन आरक्षित रखे हैं और वनों के रक्षण का कार्य जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार तथा स्थानीय सरकार को सौंपी है। जैसे कि देखिए, कागज़ निर्माण करना, अखबारी कागज़ है, रेशम है, माचिस है, औषधीय वनस्पति है, शहद है, लाख है, रंग काम है, इसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री है वो वनों से आती है, इसलिए वन उद्योगों की आवश्यकता होती है। अगला हम देखेंगे कि मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग में नदी होगी, नहर है, तालाब है, सरोवर है, मीठा पानी, सागरीय जल में मिलने वाली मछलियाँ, उनसे होने वाला जो मत्स्य उत्पादन है, इस व्यवसाय के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए बंदरगाहों का निर्माण करना, पुराने बंदरगाहों का विकास करना, मत्स्य बीज केंद्रों का निर्माण करना, मत्स्य व्यवसाय के बारे में युवकों को प्रशिक्षण देना आदि के लिए सरकार ने कार्यक्रम करना शुरू किया है। फिर बाद में पर्यटन उद्योग की तरफ भी सरकार ने ज़्यादातर ध्यान देना उचित समझा है। पर्यटन उद्योग में भारत को देखिए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त हुई है। इसमें से विविध धर्मों के जो प्रार्थना स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, नदियों के संगम है, किले हैं, गुफाएं हैं, ये सब देखने के लिए देश विदेश से नागरिक भारत में आते हैं।
तो इस तरह से पर्यटन उद्योग का अपने यहाँ पे विकास होने लगा है। और ये जो पर्यटन स्थानों पर विविध वस्तुओं की बिक्री, होटलिंग का व्यवसाय है, पर्यटकों को संबंधित क्षेत्रों की जानकारी देने के लिए कुछ गाइड्स अर्थात मार्गदर्शक आवश्यक होते हैं। इन सबको एक रोज़गार प्राप्त होने लगा है। दुर्गम स्थलों तक पहुंचाने के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सभी को पर्यटन उद्योग से रोज़गार की प्राप्ति होने लगी है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यटन उद्योग को सहायता करना शुरू किया है। अगला देखेंगे हम व्यापार आयात निर्यात। भारत की जो व्यापारिक आयात और निर्यात किस प्रकार थी, इसके लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं की थी, इसकी जानकारी हम इस मुद्दे में लेंगे। वर्ष 1951 में योजना आयोग की स्थापना की गई है। फिर उसके बाद औद्योगिक वस्तु और उनके लिए लगने वाला जो भी कच्चा माल है उसकी आयात बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ पे बढ़ने लगी है। भारत में यंत्र सामग्री है, लोहा है, खनिज तेल है, खाद्य हैं और औषधियाँ हैं, इन सब का आयात विदेशों से होने लगा है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से भारत ने अपने निर्यात को भी बढ़ावा देना शुरू किया है। भारत से कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात होती थी? चाय है, कॉफ़ी है, मसाले के पदार्थ हैं, सूती कापड़, चमड़ा, जूता, मोती तथा मूल्यवान हीरे हैं। इन वस्तुओं का निर्यात भारत द्वारा होने लगा है। इनके निर्यात से भारत को ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त होने लगी है। फिर भारत का कुछ आंतरिक व्यापार भी बढ़ने लगा है। तो देखते हैं अगला पॉइंट, आंतरिक व्यापार। भारत का आंतरिक व्यापार रेल मार्ग, जल मार्ग, सड़क, विमान, तो इन माध्यमों से चलता है। मुंबई है, कोलकाता है, कोचीन है, चेन्नई है, ऐसे तो जो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं वो आंतरिक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत के आंतरिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूँ, पटसन, लोहा, इस्पात, तिलहन, नमक, चीनी, इन सब वस्तुओं का समावेश होता है। इस तरह से देश के उद्योग धंधों में होने वाला जो विकास है उसके वजह से भारतीय लोगों का जीवन स्तर है वो ऊंचा उठने लगा है। लोगों को रोज़गारों के अवसर उपलब्ध होने लगे हैं। तो इस तरह से हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि देश के प्रगति के लिए इन सब व्यापारों की, इन सब उद्योगों की सहायता होती है। तो इस तरह से हम अगले पाठ में हम भारतीय लोगों का जो जीवन है किस तरह से बदलने लगा, इसके लिए हम अगले पाठ देखेंगे बदलते जीवन के बारे में, भाग 1 और भाग 2 के माध्यम से। फिर हम इसके क्वेश्चन आंसरों की चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में।